नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सर स्टडी हब चैनल पर आप सब दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन। कुछ दोस्तों की परीक्षाएं तो बिल्कुल करीब आ चुकी हैं और कई तो बेचारे पढ़ते पढ़ते थक भी गए होंगे। चिंता मत करो दोस्तों, अभी तक आपने जो पढ़ाई की है वो तो कुछ भी नहीं है। अभी जो दोहराने का वक्त है उसके अंदर पीछे मत रहो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिंदगी की जंग में जीत उसी की होती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा क्या है, असली रिवीजन तो अभी बाकी है। जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है 2 गज जमीन, हौसलों की असली उड़ान तो अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये जो सारा आसमान, जो खुला आसमान है, इसको आपके हौसले ही उड़ करके पार कर सकते हैं। और ये जो जुनून है, जुनून ये चाहिए जिंदगी को पढ़ने के लिए, सफल बनाने के लिए, जिंदगी की सफलता के लिए, पढ़ाई की सफलता के लिए और जीत के लिए जिद जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको संविधान निर्माण का जो टॉपिक था उस टॉपिक में बताया था दोस्तों, संविधान निर्माण में कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। और कैबिनेट मिशन ने बताया था कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिनमें से दोस्तों 296 सदस्य तो निर्वाचित होंगे और साथ साथ जो 93 सदस्य हैं दोस्तों, वे सदस्य मनोनीत होंगे। 93 सदस्य मनोनीत। ये मनोनीत कहां से होंगे? ये देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। इन 296 जो सदस्य हैं दोस्तों, इनमें से 292 सदस्य तो प्रांतों से। जो प्रांत कितने थे दोस्तों? 11 प्रांत थे। और इनके साथ साथ जो 4 चीफ जो कमिश्नरी प्रांत थे, वहां से कितने सदस्य आने थे? 4। इनमें से एक राजस्थान में था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार राजस्थान के अंदर यहां से कौन आए थे दोस्तों? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव जो थे एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे राजस्थान से। यदि पूछा जाए दोस्तों आपको कि राजस्थान से कितने निर्वाचित सदस्य, तो ओनली एक, जिसका नाम क्या है? मुकुट बिहारी भार्गव। कहां से दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। मनोनीत जो सदस्य थे इनके लिए 565 देशी रियासतें थी। मैंने आपको बताया था 565 देशी रियासतों से ये मनोनीत सदस्य आने थे। कितने? 93। आप देखेंगे तो वैसे तो 6-7 जो रियासतों से भी एक सदस्य नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ छोटे बड़ी जनसंख्या के आधार पर इनका निर्धारण किया गया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मोटा मोटा अनुमान जो था वो ये रखा गया था, 10 लाख की जो जनसंख्या थी दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर मैं यहाँ लिखता हूँ, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर कितने सदस्य? एक सदस्य का निर्धारण किया गया था। इसी तरह से इस सबसे बड़ी जो रियासत थी हैदराबाद, यहां से अनेक सदस्य आने थे, लेकिन ये सदस्य आए नहीं क्योंकि 3 रियासतों ने सदस्य नहीं भेजे। 3 रियासतों में से हैदराबाद और जूनागढ़ और इन्हीं के साथ साथ सिक्किम जैसी रियासतें थी जिन्होंने कोई सदस्य नहीं भेजे। इसलिए 3 रियासतों ने जब सदस्य नहीं भेजे तो 562 रियासतों ने अपने सदस्य संविधान सभा में भेजे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन कौन सी कितनी रियासतें थी और कितनी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में आए और कौन कौन सी रियासतों ने सदस्य नहीं भेजे। तो इसमें मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों। हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था या फिर स्वतंत्र रहने के लिए जिद किया हुआ था। इसी तरह से जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था और तीसरा जो था सिक्किम, वो भी स्वतंत्र रहना चाह रहा था। इस प्रकार से 3 रियासतों ने कोई भी सदस्य अपनी संविधान सभा में नहीं भेजे। यहाँ यदि अपन अगली बात करें राजस्थान से कितने सदस्य गए, तो राजस्थान से जो मनोनीत सदस्यों की संख्या थी वो थी 11, जिनको मैंने आपको याद कराया था दोस्तों। आज यदि अपन बात करें आगे की, तो अपनी संविधान सभा के अंदर जो सदस्य आए थे, इन संविधान सभा की बैठकों की यदि बात करें कि बैठकें, तो संविधान सभा की जो बैठकें थी दोस्तों, ये बैठकें कितनी थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आप सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सबको पता है। और इस दिन फ्रांस की जो परंपरा थी, फ्रांस की परंपरा, और ये बैठक हुई कहाँ थी ये भी देख लो। जो केंद्रीय असेंबली थी दिल्ली की, गवर्नर जनरल की जो असेंबली थी, या केंद्रीय विधानसभा जिसको हम कहते हैं आजकल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, तो केंद्रीय विधानसभा के पुस्तकालय भवन
दिल्ली के अंदर ये बैठक हुई थी। इस बैठक में दोस्त, ये जो पहली बैठक थी, प्रथम बैठक, इस बैठक में फ्रांस की परंपरा का पालन करते हुए, फ्रांस की जो परंपरा थी कि वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए, तो इसी परंपरा के अनुसार जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर जो वरिष्ठतम जो सदस्य था, उस वरिष्ठतम सदस्य एस.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, कार्यवाहक या अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इस दिन दोस्तों, चूंकि उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग भी इस प्रथम सभा में भाग लेगी, लेकिन भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो नाराज थे। अतः गांधी जी के निर्देश पर गांधी जी ने कहा था, मैं देश को बंटने नहीं दूंगा, भारत का विभाजन मेरी लाश पर से होगा। इसलिए गांधी जी के निर्देश पर गांधी जी ने निर्देश दिया कि अभी बैठ के रोको और कल के दिन जो है छुट्टी रखो। तो कल के दिन छुट्टी रखी। कल का मतलब आज 9 तारीख है, तो शाम के समय गांधी जी ने कहा था कि रोको, संविधान सभा की बैठकों को जाकर के मनाओ मुस्लिम लीग के सदस्यों को। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को मनाने के लिए दूसरे दिन छुट्टी रखी गई। इसलिए दोस्तों अगली जो बैठक हुई वो अगले दिन छुट्टी के बाद हुई दोस्तों, 11 दिसंबर 1946। वेट किया गया, ये वो आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं है। जिसको नहीं आना होता वो नहीं आता, और उसको ज़्यादा मनाने पर ज़्यादा भाव खाया जाता है। तो यही कारण था दोस्तों, जो दूसरी बैठक हुई उसमें वो नहीं आए। अतः कि एक काम तो कर लेते हैं, और स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। दोस्तों इस स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और साथ में इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या फिर दोस्तों संविधान सभा के परामर्शदाता या फिर दोस्तों संविधान सभा के सचिव के तौर पर जो नियुक्ति दी गई इसी दिन, वे थे B.N. राव। यदि पूरा नाम देखने की बात करें दोस्तों, तो इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हन राव। इन्होंने इसी दिन कार्य ग्रहण किया। B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार या फिर संविधान सभा के परामर्शदाता या फिर संविधान सभा के सचिव के तौर पर कार्य करना प्रारंभ किया। और इसी दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। इससे पहले यानी पिछली बैठक में 9 तारीख को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों फिर से गांधी जी ने कहा, बोले वो आ गए क्या? बोले नहीं आए। तो बोले क्यों नहीं आए? तो बोले मनाने तो गए थे हम। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो प्रत्यक्ष पाकिस्तान चाहिए। तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान तो नहीं मिलेगा, मैं देश का विभाजन नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने फिर से कहा कि कल तुम फिर जाओ, फिर मनाओ। इसलिए अगले दिन की फिर से छुट्टी रखी गई दोस्तों। अगले दिन फिर से छुट्टी रखी गई। और 12 तारीख की छुट्टी के बाद तीसरी बैठक जो हुई दोस्तों, वो 13 दिसंबर को हुई, 13 दिसंबर 1946 को। इस तीसरी बैठक के अंदर पहले तो प्रतीक्षा की गई कि क्या पता मुस्लिम लीग के सदस्य आ जाएं और पाकिस्तान की मांग को छोड़ दें, लेकिन वो नहीं है। जिनको नहीं आना होता बिल्कुल नहीं आते, और ज्यादा मनाने पर ज्यादा भाव खाए जाते हैं। और इसलिए वेट के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि वो जिनको नहीं आना वो नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि साफ साफ सुन लो, अब हम पीछे नहीं रुकेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा दोस्तों, जिसको कहा जाता है उद्देश्य का प्रस्ताव। इस उद्देश्य का प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे। इसमें घोषणा की गई थी पहले बिंदु में कि भारत संप्रभु राष्ट्र है। शासन एवं प्रशासन संचालन के लिए संचालन हेतु
अपने संविधान निर्माण की घोषणा करता है, संविधान निर्माण की घोषणा करता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य का प्रस्ताव में हमारे जो भारतीय जो संविधान है उस संविधान के उद्देश्य प्रस्तुत किए गए कि किस प्रकार से भारत के लोगों को अपना शासन, भारत के लोगों को अपना प्रशासन संचालित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है और वो संविधान जो है वो भारतीय संविधान सभा बनाएगी। तो इसमें आदर्श प्रकट किए गए कि हम जनता के लिए क्या करने वाले। तो इस उद्देश्य का प्रस्ताव में भावी आदर्श थे और इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए तय किया गया, इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए तय किया गया कि दुनिया भर के संविधानों को अध्ययन करना चाहिए और विदेशी संविधानों का अध्ययन करने के लिए समितियां बनाएगी। विदेशी संविधानों का अध्ययन करने के उद्देश्य से दोस्तों समितियां बनाएगी। अनेक समितियों के नाम आप लोग पढ़ते हैं। तो समितियां क्यों बनाएगी? विदेशी संविधानों को एक एक समितिवार, जैसे ऐसा नहीं कि अमेरिका में जा रहे हैं तो पूरी की पूरी संविधान सभा वहां जाकर के बैठ गई, ऐसा नहीं था। तय किया गया था कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों की मूल अधिकार समिति होगी, वो विदेशों में मूल अधिकारों का अध्ययन करेगी। जैसे अमेरिका के अंदर जाएंगे वहां के लोगों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए उन मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड के अंदर वहां क्या क्या मूल अधिकार है वो पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार, ओनली मूल अधिकारों के बारे में सभी देशों के संविधानों को, महत्वपूर्ण देशों के संविधानों को, अच्छे देशों के संविधानों को, अच्छे देशों के अच्छे संविधानों को अध्ययन जो है समितिवार करेंगे। कोई समिति संघीय संविधान समिति, कोई प्रांतीय संविधान समिति, कोई अल्पसंख्यक समिति। तो अलग अलग विषयों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कमेटीज का निर्माण किया गया। इन्हीं विशेषज्ञ कमेटीज को हमें संविधान की समितियों के रूप में जानकारी मिलती है। कौन कौन सी समितियों में क्या क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर गाइडों में बड़ा कंफ्यूजन मिलता है। मैं एक्यूरेट विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को टैली करने के बाद आपको जो कुछ बताऊंगा वो अंतिम प्रमाणिक होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट बताते जाओ। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति कौन थे अध्यक्ष इसके दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से दोस्तों जो कार्य प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से दोस्तों तीसरे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को अनेक समितियों का दायित्व दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों यदि बात करें कि संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन बना? संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? इनके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू बने, जवाहरलाल नेहरू बने। तो जवाहरलाल नेहरू भी कई समितियों के अध्यक्ष बने थे। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी, राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी, राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी
उसके भी अध्यक्ष बने। इस प्रकार से अनेक समितियां बनाई गई थी। इन समितियों में कुछ एक समितियां और भी हैं दोस्तों। एक ही स्लाइड पर अपन इन समितियों को करना चाहें तो थोड़ा साइज को छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए जरा। झंडा समिति अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष कौन कौन थे। तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इसी तरह से दोस्तों मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष ये जेबी कृपलानी थे। तो जेबी कृपलानी को भी कई तरह की भूमिकाएं दी गई दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और एक लास्ट में थी, यदि अपन एडजस्ट करें या फिर मैं अगले क्रम में अगली स्लाइड पर ही बता देता हूं, नहीं आएगी तो एक और समिति कार्य संचालन जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। पूरा नाम इनका कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। कन्हैया लाल, इसको के मुंशी को मैं पास में लिख देता हूं, जिससे के का अर्थ है कन्हैया लाल, एम का है माणिक्य लाल, तो मुंशी यहां पे लगा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों समितियों का निर्माण किया गया और इसके बाद में कार्य करना शुरू किया गया। लेकिन तभी समस्या आई और प्रस्तावना की ऊपर बात उठी और प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दे दी गई। तो इसके बाद प्रस्तावना जो थी, जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई, स्वीकृति मिल गई। और इसके बाद में काम शुरू करना था। तब समस्या आई कि उपाध्यक्ष भी बना लो। और तब 24 तारीख को दोस्तों, 24 जनवरी 1947 को 24 जनवरी 1947 को तय किया गया कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष होंगे। और तब 2 उपाध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। पहला उपाध्यक्ष कौन था, एच.सी. मुखर्जी। मैंने बताया कि इनका नाम हरीश चंद्र मुखर्जी नहीं है दोस्तों, इनका जो नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और दूसरे जो उपाध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे टी.टी. कृष्णमाचारी। वैसे सही नाम इनका है वी.टी. कृष्णमाचारी, लेकिन किताबों में भी लिखा है टी.टी. कृष्णमाचारी। और ये जयपुर रियासत की ओर से भेजे गए थे। काम चलता रहा, लेकिन तभी दोस्तों एक समस्या और आई कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार भारत के विभाजन को माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया। इसलिए पाकिस्तान के जो सदस्य थे, यानी कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, वो संविधान सभा में नहीं आए। और परिणाम ये हुआ कि 3 जून 1947 की योजना के द्वारा
3 जून 1947 की योजना के द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। इसलिए इसको विभाजन की योजना, माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। कौन सी योजना दोस्तों? माउंटबेटन योजना। इसे भारत विभाजन योजना भी कहते हैं और इसको इस दिन स्वीकृति दे दी गई। संविधान सभा ने नहीं दी, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दे दी कि हाँ भारत का विभाजन होगा, और ये बड़ी दुख की बात थी। और इसके बाद में वो दिन आया 14 अगस्त, या फिर मैं डायरेक्ट 15 अगस्त की बात करता हूं। पाकिस्तान को काहे को याद करें? 1945। और इस दिन भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए। इसलिए अब भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। चूंकि विभाजन हो चुका था, मुस्लिम लीग के जो प्रदेश थे वहां के जो सदस्य थे वो संविधान सभा में नहीं हो सकते थे, और विभाजन के बाद पाकिस्तान ने अपनी पृथक संविधान सभा का गठन कर दिया, ने अपनी पृथक संविधान सभा का गठन कर दिया। का गठन कर दिया। फिर समस्या आई कि अंबेडकर महोदय जो थे, अंबेडकर जो महोदय थे, इनके साथ भी काफी कुछ उल्टा पुल्टा घटित हो गया था। अंबेडकर ने संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन ये कहीं पर भी विधानसभा के जो सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए और जीत नहीं पाए। अंत में अंबेडकर के जो दोस्त हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कहने पर मुस्लिम लीग ने इन्हें जैसूर कुलना जो जगह है बंगाल की, वहां से इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया। इन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को, ये दोस्तों मैंने 45 किया, 15 अगस्त 1947 को, हाँ 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, जैसूर कुलना जो था वो पाकिस्तान में चला गया। ये किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अब 2 ही काम हो सकते थे दोस्तों, या तो भीमराव अंबेडकर जैसूर कुलना सीट के जो सदस्य हैं वो पाकिस्तान की संविधान सभा में जाकर के बैठे और वहां का संविधान बनाए, और या फिर त्याग पत्र दें। इसलिए अंबेडकर जी ने, अंबेडकर महोदय ने त्याग पत्र दिया। ने त्याग पत्र दिया। ये कांग्रेस से बड़े नाराज रहा करते थे, कांग्रेस को ये अच्छा नहीं मानते थे, इनका विचार था व्यक्तिगत, लेकिन कांग्रेस ने इनको अच्छा माना और कांग्रेस ने कहा कि संविधान बनाने के लिए तथा इनके संघर्ष को देखते हुए इन्हें संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। अतः कांग्रेस ने पुना सीट से जो सदस्य थे जिनका नाम था एम जैकरे, उनको कहा कि तू त्याग पत्र दे दे। इन्होंने त्याग पत्र दिया और इनके स्थान पर, एम जैकरे के स्थान पर अंबेडकर को कांग्रेस ने संविधान सभा का सदस्य बनाया। अंबेडकर इसी सीट से संविधान सभा के सदस्य बने। इसके बाद भारतीय जो संविधान सभा थी दोस्तों, उसका पुनर्गठन किया गया। भारतीय जो संविधान सभा थी, इस भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इसमें टोटल आजादी के बाद में टोटल इसमें सदस्य कितने निर्धारित किए गए? 299। विद्यार्थी टोटल सदस्य 389 को तो रट रट करके याद रखते हैं,
लेकिन भारतीय संविधान सभा में स्वतंत्रता के बाद आने वाला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो कुल कितने सदस्यों की संख्या जो है वो दोस्तों कितनी है, देखिएगा 299, और 299 का भी विभाजन किया गया था दोस्तों। 299 जो सदस्य थे उनमें से 229 सदस्य ये निर्वाचित सदस्य थे एवं 70 सदस्य मनोनीत थे। देशी रियासतों की ओर से मनोनीत सदस्यों की संख्या 70 की ओर से, जबकि 229 जो निर्वाचित सदस्य थे, इन निर्वाचित सदस्यों में दोस्तों इनमें से 226 सदस्य वो प्रांतों से एवं 3 सदस्य चीफ प्रांतों से, जिनमें से एक दिल्ली, एक कुर्ग और एक अजमेर मेरवाड़ा, 3 ही थे। अर्थात दिल्ली, दूसरा था कुर्ग कर्नाटक वाला और तीसरा अजमेर मेरवाड़ा। जो चौथा सदस्य था बलूचिस्तान का, वो बलूचिस्तान का जो सदस्य था वो पाकिस्तान में जाने के कारण, तो अब चिप में कितने रहे, 3। यहां विद्यार्थियों को जब पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो बनाया गया विभाजन के बाद, ये जो संविधान सभा थी उसमें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य आए, तो हम लोग जनरली रट करके रखते हैं 4। तो 4 नहीं भैया 3, क्योंकि 3 सदस्य जो थे वो यहां से आए थे। एक बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान में चला गया, तो 3 सदस्य, और देशी रियासतों से कितने सदस्य दोस्तों, 70 सदस्य। तो हमारी संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, उस संविधान सभा में देशी रियासतों से 70 सदस्य और टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य, 299। इस प्रकार से दोस्तों कार्य शुरू हुआ, संविधान सभा का विभाजन हुआ और संविधान सभा ने कार्य किया। अब संविधान का प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप संविधान सभा में प्रथम जो प्रारूप था दोस्तों, प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया, तो यहां पर जनरली प्रारूप, जैसे मैं पूछता हूं संविधान सभा में प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया, तो दोस्त चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। नंबर 1 भीमराव अंबेडकर, नंबर 2 वीटी कृष्णमाचारी, नंबर 3 के.एम. मुंशी और नंबर 4 बी.एन. राव। तो बताइए फटाफट क्या उत्तर होगा। यहां दोस्तों जैसे ही प्रारूप शब्द आता है हम फटाफट भीमराव अंबेडकर के पास पहुंच जाते हैं। तो ध्यान दें, हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप जो प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हन राव, इन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद दोस्तों जब विदेशों में संविधान सभा की जो समितियां बनी थी वो विदेशों में गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, रूस गए, जापान गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, आयरलैंड गए, सभी जगह गए, फ्रांस भी गए। तो वहां जाकर के उन्होंने वहां के संविधानों का अध्ययन किया। प्रत्येक समिति ने समितिवार संविधानों का अध्ययन करने के बाद तय किया कि अब हम अपने अपने काम के जो आलेख हैं, प्रलेख हैं, उनको हम लिख करके ले जाते हैं। और इस प्रकार से संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संविधान को लिख करके लाए और ला करके संविधान सभा के जो सचिव थे बी.एन. राव को सौंप दिया। बी.एन. राव ने सभी समितियों की जो रिपोर्ट्स थी, जो कुछ की क्या संविधान बनाया जाना चाहिए, उसका एक पूरा संग्रहण किया और एक मोटा सा प्रारूप जो था वो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया।
अब संविधान सभा ने कहा कि भाई हम सभी प्रारूपों के ऊपर तो विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी देश से कुछ लिया गया, किसी देश से कुछ लिया गया, और मूल अधिकार समिति अपने अपने बारे में विभिन्न देशों का विवरण दे रही है। तो इनके लिए कोई एक विशेषज्ञ कमेटी की जरूरत थी, और विशेषज्ञ कमेटी गठन करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, इस समिति के अंदर 7 सदस्य थे दोस्त, 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में दोस्तों, इनको मैं एक ट्रिक से याद करा देता हूं कि अंबेडकर अपने मित्र कृष्णा मुंशी के साथ खेत पर आए। अपन लोग खेत पर ही पढ़ते रहते हैं, और कोरोना काल में तो खेत पर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी थी। मेरे एक मित्र हैं जो अभी भी खेत पर पढ़ाई कर रहे हैं करौली से। तो आप देखिएगा कि अंबेडकर जो है वो अपने मित्र कृष्णा मुंशी के साथ, मैं भी उनके साथ खेत पर पढ़ रहा था, तो मेरे से मिलने के लिए आए। तो अंबेडकर किस मित्र के साथ? कृष्णा मुंशी के साथ में खेत पर आए। तो दोस्तों इनसे अपन 7 सदस्य निकालेंगे। पहला तो कौन है? अंबेडकर है ही, पहला सदस्य BR अंबेडकर। दूसरा जो सदस्य है दोस्तों, ये BL मित्र। कौन से मित्र हैं? BL मित्र। तो BL मित्र ये दूसरे सदस्य हो गए। तीसरे सदस्य कृष्णा स्वामी अयंगर। तो यहां दोस्तों मैं थोड़ा पास में ले लेता हूं, कृष्णा स्वामी अयंगर। यहां जो कृष्णा स्वामी है, ये अयंगर नहीं, अय्यर, ये साउथ के नाम है, इनमें बड़ा फर्क है साहब, अय्यर और अयंगर में। हाँ, फिर दोस्तों मुंशी में KM मुंशी। साथ बड़ा गजब का साथ है साहब। साथ में कौन? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला का। तो ये 7 है। खेत का अर्थ यहां पर कौन बनाया गया? DP खेतान। यहां खेत पर आए हैं तो इसका मतलब खेतान साहब साथ में। ये अलग बात है कि बाद में खेतान साहब नहीं रहे तो नहीं रहे, कोई बात नहीं। और इसके बाद में आए, तो यहां पर आए से बना अयंगर। अब दोस्तों ये 7 सदस्य थे। पहला अंबेडकर, दूसरा BL मित्र, तीसरा कृष्णा स्वामी, चौथा KM मुंशी, 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6ठे DP खेतान और 7वें अयंगर। इन दोस्तों 7 सदस्यों में से 7 सदस्यों में से सेम टू सेम 7 नहीं रहे, इनमें 2 चेंज हो गए। जैसे DP खेतान साहब की मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद में दूसरा सदस्य बनाया गया। तो इनकी DP खेतान साहब की क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु के बाद में यहां इनकी जगह TT कृष्णमाचारी या VT कृष्णमाचारी को सदस्य बना दिया गया। और ये जो BL मित्र साहब थे, इन्होंने दे दिया त्यागपत्र। दे दिया, और इनके त्यागपत्र के बाद जब ये सीट खाली हो गई तो यहां N माधवन को सदस्य बनाया गया। तो इस प्रकार से 7 सदस्य 7 के 7 रहे, क्योंकि ये BL मित्र ने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र के बाद में N माधवन आए,
और ये डीपी खेतान की मृत्यु हुई, इनके बाद में वीटी कृष्णमाचार्य आए। और यहां जो आयंगर हैं इनको भी यदि आप आयंगर से याद ना रहे तो गोपाल आयंगर, गोपाल आयंगर। तो इस प्रकार से 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अंबेडकर को बनाया गया और ये सदस्य, अंबेडकर सदस्य भी थे और इसके साथ साथ वो अध्यक्ष भी थे। इन्होंने कार्य किया दोस्त, और कार्य करने के बाद में संविधान का वाचन शुरू हुआ। तो संविधान के वाचन की यदि बात करें दोस्तों, संविधान का यदि वाचन की बात करें तो इसके मोटे मोटे 3 वाचन जो हैं वो बड़े लोकप्रिय हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं दोस्त। जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया उसे संविधान सभा के समक्ष का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष तैयार करने के बाद में 21 फरवरी 1948 को चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया कि भाई देख लो हमने ये प्रारूप बनाया। 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में 4 नवंबर 1948 को BR अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया कि हाँ भाई मैं आ गया हूं। और फिर इसके 3 वाचन बड़े लोकप्रिय हुए। पहला वाचन जो था दोस्तों, उसकी डेट पूछी जाती है 4 नवंबर 1948 से लेकर के दोस्तों ये 6 दिन तक चला था और 9 नवंबर तक ही इसका वाचन हुआ। 9 नवंबर 1948 तक इसका वाचन हुआ, पहला वाचन दोस्तों। और जो दूसरा वाचन है दोस्तों वो 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ। 1948 से प्रारंभ हुआ और वहां से लेकर के दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन चला। तो दूसरा वाचन 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन हुआ। इस वाचन को अक्षरस वाचन भी कहा जाता है, या फिर इसको दोस्तों सैंदस वाचन या धारावार वाचन या खंडवार वाचन कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे धारावार, खंडवार वाचन कहा गया। इसी वाचन को संदस वाचन भी कहा जाता है, संदस वाचन, क्योंकि एक ही कड़ी लगभग 1 साल हो गया दोस्तों वाचन होते, एक बात बोली जाती और तब तक बोली जाती जब तक कि संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत नहीं होते। यदि कोई भी सदस्य असहमत होता तो भीमराव अंबेडकर खड़े होकर के उनका जवाब दिया करते थे कि हाँ यदि आप असहमति तो इसका कारण ये है, अब आप देख लीजिएगा। तो तब तक चर्चा चलती रहती जब तक कि सारे सदस्य सहमत नहीं होते। और तीसरा वाचन जो था दोस्तों वो 14 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर तक चला। तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हुआ और ये अंतिम वाचन कहा जाता है। और इनमें हमारे संविधान को बना करके, इन वाचनों में हमारे संविधान को बना करके तैयार किया गया। और अंत में 26 तारीख को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड के नाम से अपना संविधान का अंतिम पारित होने वाला प्रारूप प्रस्तुत किया। तो किस नाम से रखा दोस्तों? द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंग्लिश में ही याद करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड
द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये हिंदी में लिख देता हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस नाम से हमारा संविधान जो था पारित हुआ। और इसके आगे जैसा कि लिखा जाता है, बाई किसके द्वारा, बाई द असेंबली पास्ड, कि हमारी असेंबली ने संविधान को सेटल्ड करते हुए पास कर दिया है। ये आखिरी प्रस्ताव था जिसको पास कर दिया गया। तो बी आर अम्बेडकर ने स्वयं ने किस नाम से संविधान को पारित करवाया, तो इसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली पास्ड। इस प्रकार से हमारा संविधान पास हुआ। इसी के साथ हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको भी तैयार किया गया, प्रस्तावना भी संविधान के साथ जोड़ दी गई और इस प्रकार हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसी दिन क्या क्या कार्य हुए हैं दोस्तों, देखिएगा। जब क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे से आते हैं, हमारा संविधान कब निर्मित हुआ, तो हमारा संविधान इस डेट को निर्मित हुआ, इसी दिन इसको अधिनियम का रूप दे दिया और अधिनियमित हुआ। इसी दिन हमने संविधान को स्वीकार कर लिया, संविधान जो था अंगीकृत हुआ और इसी दिन दोस्तों हमारे संविधान जो है उसको हमने भारत की जनता को समर्पित कर दिया, अर्थात आत्मा अर्पित हुआ। अब यहां दोस्तों हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में तो साथ साथ लिखा हुआ है, ये बात प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश आज 26 नवंबर 1949 को इत्यादि द्वारा संविधान को निर्मित, अधिनियमित एवं आत्मार्पित तथा अंगीकृत करते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों का उल्लेख जो है वो हमारी प्रस्तावना के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अब सीधा सा कि क्या इस दिन हमारे संविधान के कोई अनुच्छेद लागू हुए या फिर संविधान पूरा का पूरा 26 जनवरी को लागू हुआ, तो याद रखें इस दिन हमारे संविधान के जो 16 अनुच्छेद हैं इसी तारीख को, यानी संविधान के 16 अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से 395 अनुच्छेदों में से संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए। लागू किए गए। क्यों लागू किए गए दोस्तों? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी और वो थी नागरिकता की समस्या, और एक और समस्या थी और वो थी भारत के विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। तो इनमें से अनुच्छेद जो नागरिकता के थे उनमें से विशेष करके 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद लागू किए गए। इसी के साथ साथ दोस्तों अनेक अनुच्छेद और थे, जैसे कि 60 था, 324 था, निर्वाचन जरूरी था राष्ट्रपति बनाने के लिए, 366 था, 367 था। तो मैं इनकी लिस्ट आपको बता देता हूं कि कौन कौन से 16 अनुच्छेद थे। हालांकि जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, फिर भी यदि कोई सुनना चाहता है तो उनमें से अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, तो 5 अनुच्छेद तो हो गए नागरिकता के। फिर अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366 और 367, अनुच्छेद 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94, तो ये अनुच्छेद लागू किए। दोबारा से सुन लीजिएगा, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324, 366 और 67, 379 और 380 और 388, तो 79, 80 और 88,
और इसके साथ साथ 391 से लेकर 94 तक ये 16 अनुच्छेद जो है वो इसी दिन लागू कर दिए गए। यदि विद्यार्थी लिख नहीं पाए तो चलो मैं बता देता हूं, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो हो गए किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद में अनुच्छेद, मैं अगली स्लाइड पे लिखूं या इसको थोड़ा छोटा करूं स्लाइड को, यस दोस्तों। तो अगले अनुच्छेद है अनुच्छेद 60 और 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो इनको देख लो दोस्तों, 5 तो हो गए नागरिकता के, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो इस प्रकार से 16 अनुच्छेद जो थे वो इसी दिन लागू कर दिए गए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 26 जो नवंबर था 1949 का, उस दिन हमारे 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। अब हमारे संविधान का नाम किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों, तो 393 में लिखा हुआ है। और 394 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 394 में हमारे संविधान का लागू होना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं जो बता रहा हूं आपको। संविधान का लागू होना 394 में क्या है, इनमें संविधान का लागू होना। और 393 में संविधान का नाम, अब डिटेल में फंस रहे हैं अपन, ज्यादा नहीं, छोड़ दो इसको यहीं। हमारे संविधान का जो नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नाम किस अनुच्छेद में, 393। और इस प्रकार से अब जो है एलएम सिंघवी जो की सलाह पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज कुछ दिन पहले, शायद परसों संविधान दिवस था। तो संविधान दिवस किसकी सलाह पर मनाया जा रहा है दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि एलएम सिंघवी, उन्होंने सलाह दी थी कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इनकी सलाह के अनुसार इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली डेट वो है 24 जनवरी 1950। इस दिन जो हमारा संविधान है दोस्तों, इस तारीख को हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई। बड़े गमगीन मन से संविधान सभा की अंतिम बैठक में लोग शामिल हुए और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मंजूरी दी गई एवं संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। पहली बार हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर जो किए थे वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसी दिन दोस्तों संविधान सभा जो थी, उस संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया गया और उसे भारत के अंतरिम संसद के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक इस तारीख को हुई गमगीन मन से कि आज हम हमेशा के लिए बिछुड़ जाएंगे। आखिरी बैठक थी जब, और अब तो युगों युग तक संविधान चलेगा और जब तक कि ये संविधान रहेगा हमें याद किया जाता रहेगा। आंसू पहुंचते हुए जो थे वो सदस्य इस अंतिम बैठक में पहुंचे और फिर संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। अंतिम रूप से दोस्तों हस्ताक्षर किए गए और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर मिलते। और इसमें पहले हस्ताक्षर प्रथम किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों अंतिम हस्ताक्षर जो किए करने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दोस्तों हमारी जो संविधान सभा ने कार्य किया वो किया, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को स्वीकृति दी गई
इसी के साथ साथ संविधान सभा को भंग कर उसे भारत की अंतरिम संसद बना दिया गया। तो संविधान सभा जो थी, हालांकि उसके सदस्य जो थे वो यूं के यूं रहे और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यहां दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि संविधान सभा के सदस्य अभी भी संसद के रूप में शामिल थे। कुछ सदस्यों को जो है राज्यसभा में भेज दिया गया, कुछ सदस्यों को जो है लोकसभा में भेज दिया गया। और जब तक नई संसद का गठन नहीं हुआ 1952 तक, इन्होंने 1950 से 1952 तक कार्य किया। वैसे देखा जाए तो यह संविधान सभा 1947 से ही कार्य कर रही थी, संविधान सभा के साथ साथ संसद के रूप में कार्य कर रही थी। जब तक ये रही 1947 की, जनवरी 1947 के प्रारंभ से लेकर के और 1950 तक इन्होंने संसद के रूप में काम किया ही किया था। यानी संविधान सभा काम करती थी सुबह के समय ये कानून बनाने के लिए और शाम के समय एज ए संसद के रूप में काम करती थी। ठीक है, और यहां तो पूरी तरह से संविधान सभा के रूप में इसको बर्खास्त करके, संविधान सभा के रूप में इसको भंग करके इनके सारे सदस्यों को संसद में भेज दिया गया। और जब तक नई संसद का गठन नहीं हुआ, अर्थात लोकसभा के चुनाव 1952 में आम चुनाव नहीं हुए, तब तक इन्होंने संसद के रूप में कार्य किया। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रियासतों की ओर से या राजस्थान की ओर से जो है वो हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यानी राजस्थान की उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। तो भैया वो थे उदयपुर से जाने वाले सदस्य बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह ने जो है राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर किए। मैं यहां लिख देता हूं, राजस्थान की ओर से प्रथम हस्ताक्षर किसने किए दोस्तों, वो बलवंत सिंह ने किए। बलवंत सिंह ने किए, बलवंत सिंह जी ने पहले हस्ताक्षर किए। और फिर हमारा जो संविधान था दोस्तों, उसकी 3 प्रतियां बनाएगी। हमारे संविधान की प्रति कितनी है दोस्तों, 3, जो आज भी हमारी संसद में रखी हुई है मूल प्रतियां। ये 3 प्रतियां हैं। पहली प्रति बिल्कुल जैसी है वैसी ही है, जैसी इसको लिखा गया था वैसी की वैसी ये प्रति। तो ये जो प्रति है जैसी है वैसी की वैसी। और दूसरी, इस प्रति को लेखन का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। दूसरी जो प्रति थी उसे सजाया गया था, उसे सजाया गया था। जैसे मान लो कि दूसरी जो प्रति है, संविधान की दूसरी प्रति, तो इस प्रति को दोस्तों सजाया गया और इस प्रकार से सजा करके सुस्पष्ट रूप से कानून जो थे वो इसके अंदर लिखे गए। और जो तीसरी प्रति है दोस्तों वो हिंदी में लिखी गई थी। यहां हिंदी में सुलेखन का कार्य किसने किया था, नंदलाल घोष एवं बसंत कृष्ण वैद्य ने। तो जो तीसरी प्रति है दोस्तों, ये प्रति हिंदी में लिखी गई। ये प्रति इंग्लिश में, और ये भी इंग्लिश में है जिसको सजाया गया।
ध्यान रखें, सजावट की गई है। और यहां पर जो हिंदी में जो प्रति लिखने वाले व्यक्ति है वो बसंत कृष्ण वैद, मैंने आपको बताया था, और नंदलाल घोष। बसंत कृष्ण वैद एवं नंदलाल घोष, इन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया हमारे संविधान को। तीनों प्रतियां आज भी संसद में सुरक्षित है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए, तो ये याद रखें दोस्तों 284। ये काफी पूछा जाता है। और अंत में आखिर का वो दिन। अच्छा, यदि यहां पर क्वेश्चन ये आए कि कुछ सदस्यों ने क्या हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, तो हाँ, उसमें कुछ सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उनमें एक सदस्य का नाम था हसरत मोहानी, दूसरे थे BL मित्र और तीसरे थे DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, BL मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था, और हसरत मोहानी जो थे उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तो यहां मैं इन तीनों के नाम भी लिख देता हूं, किस किस ने हस्ताक्षर नहीं किए। वे संविधान सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, तो उनमें DP खेतान। क्यों नहीं किए? क्योंकि पहले इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे BL मित्र, इन्होंने नहीं किए क्योंकि ये विदेश चले गए थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और जो दोस्तों तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि इन्हें संविधान पसंद नहीं था। संविधान जो बनाया गया था वो पसंद नहीं आया था। और इस प्रकार से दोस्तों आखिरी दिन 26 जनवरी 1950, इस दिन भारतीय जो संविधान था उसको लागू कर दिया गया, लागू किया गया। और दूसरी बात, लागू होती भारत गणतंत्र बना। भारत जो है वो गणतंत्र किस तारीख को बना दोस्तों? वो 26 तारीख को बना। यहां पर मैं बता दूं, संविधान पर कुछ चर्चाएं जो हैं वो आप चाहें तो कर सकते हैं। कितना समय लगा बताओ? तो बच्चों को ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रटा हुआ है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये समय, हालांकि कोई नहीं पूछता। अच्छा, यदि पूछे तो अधिवेशन कितने हुए, ये है इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत आ सकता है। तो अधिवेशन कितने हुए दोस्तों? 12 अधिवेशन हुए। बैठकें कितनी हुई दोस्तों? बैठकें कितनी हुई? टोटल 122 बैठकें, सॉरी 122 नहीं, 166 बैठकें। 12 तो अधिवेशन थे, ये बैठकें हुई। अच्छा, कई बार कुछ जो दोस्त हैं वो इसमें खर्चे की बात भी करते हैं, लेकिन उसमें खर्चा जो विदेशों में था वो जोड़े या नहीं, ये अलग मुद्दा हो जाता है, इसलिए व्यय की बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी यदि कोई खर्च की बात करें तो लगभग 60 लाख, लगभग। कई लूशन टाइप में लिखा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और संविधान का अंतिम कार्य 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब कई चर्चाएं यहां पर संविधान से संबंधित बचती हैं, फिर क्लास समाप्त करेंगे। कि हमारी जो संविधान सभा थी उस पर एक चर्चा होती है कि हमारी संविधान सभा लोकप्रिय नहीं थी। क्योंकि इसमें आलोचना की जाती है कि ये जन निर्वाचित नहीं थी। जन निर्वाचित नहीं थी, इसलिए इसको लोकप्रिय संविधान नहीं कहा जा सकता, लोकप्रिय संविधान सभा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी संविधान सभा प्रत्येक
जन निर्वाचित नहीं थी, भले ही नहीं हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जन निर्वाचित थी, जन निर्वाचित थी। और इसमें सभी वर्गों, क्षेत्रों, रियासतों का प्रतिनिधित्व था। इसलिए भारतीय संविधान सभा को लोकप्रिय ही कहा जाना चाहिए। अतः स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान सभा लोकप्रिय सभा थी। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आरएस मेंस में आते हैं, मैं आपको क्यों बताऊं, आपके काम के नहीं है। अभी तो प्री की तैयारी कर लो, अभी तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो कि भारतीय संविधान सभा लोकप्रिय नहीं थी, व्याख्या करें, विवेचना करें, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 में जब पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया, भारत का पहला राष्ट्रपति, तो वो निर्वाचित कैसे हुए, क्योंकि उस समय जो है जनता की ओर से प्रतिनिधि थे ही नहीं, तो संविधान सभा के सदस्यों ने उनको निर्वाचित कर लिया था। तो ये अलग मुद्दा है, ये मेंस का मुद्दा है, इनको अपन छोड़ते हैं। यहाँ आपके आने वाले संभावित सारी चीज़ों को मैंने डिटेल से कवर किया। तो दोस्तों इसी के साथ आज अपनी क्लास समाप्त, क्योंकि मैं आपको संविधान निर्माण से संबंधित पिछली एक क्लास में और आज की इस क्लास में संपूर्ण रूप से बता चुका हूं। और ये भी मैं बता दूं कि रोज सुबह जो क्लास अपलोड होती है और इसके बाद में शाम को आपका उसी क्लास का टेस्ट होता है, तो आज आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें लगभग मैं 8:30 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक टेस्ट लेता हूँ। 8:30 बजे पहले हिस्ट्री का टेस्ट होगा और इसके बाद में 9:30 या पौने 10 बजे से पॉलिटी का टेस्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास समाप्त। नमस्कार प्यारे मित्रों।